बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, जो वीक 3 का है। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर एजेंडा है, जो लेक्चर नंबर 4 है, उसमें हमने डिस्कशन करनी है सबसे पहले टास्क विच इज़ द बेसिकली फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट चूँकि डिज़ाइन फेज़ है, जिस तरह हमने इससे पहले एल्गोरिदम को डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल से विद एग्जांपल्स के कैसे जो है एक एक्चुअल राइटिंग कोड से पहले हम क्या करेंगे, उसका एक डिज़ाइन फेज़ डेवलप करेंगे जिससे हम आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बिल्कुल उसी तरह जो है हमने फ्लो चार्ट भी जो है वो डिफ़ाइन करना है कि फ़्लो चार्ट कैसे इस्तेमाल करने, उसकी डिस्कशन इंशाल्लाह पहले टास्क में होगी। दूसरे टास्क में हमने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़नी है, फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद जो है तीसरे टास्क में हमने उसके लिए कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करनी है, जिसमें हमने स्टेप्स पढ़ने हैं कि जब आप एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करोगे तो उसके लिए कौन से स्टेप्स या गाइडलाइंस चाहिए ताकि आसानी से उसकी जो है फ्लो चार्ट के जो शेप्स और सिंबल्स होंगे वो इजीली ड्रॉ कर किया जा सके। और चौथा टास्क जो है उसमें हमने डिस्कशन करनी है फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स, यानी हमने कौन से सिंबल्स यूज़ करने हैं हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी इनपुट के लिए हमने क्या टास्क लेना होगा, प्रोसेसिंग के लिए जो है हमने कौन सा टास्क शेप यूज़ करना होगा। इसी तरह जो है हमने ओवल शेप जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। इस तरह डिसीजन मेकिंग के लिए हमने कौन सा शेप और सिंबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टास्क जो हैं इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस होंगे टास्क नंबर 4 में। और इस लेक्चर का जो आखिरी एजेंडा होगा टास्क नंबर 5, उसमें हमने एक छोटी सी एग्जांपल ले लेनी है। जिस तरह हमने एक एल्गोरिदम को जो है यूज़ किया था, उसी को हमने कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट में। दैट मीन्स दैट इज़ यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दैट इज़ द 5 टास्क। लेट्स मूव टू द फर्स्ट टास्क which is the flow chart. पहला टास्क है definition of flow chart. So let's move to the definition. A flow chart is a graphical representation of an algorithm. अब एल्गोरिदम के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक डिज़ाइन फेज टेक्निक है जो रियल टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम क्या करते हैं, उसका पहले से डिज़ाइन बनाते हैं ताकि हम किसी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। बिल्कुल सिमिलरली फ्लो चार्ट भी जो है डिज़ाइन फेज की एक टेक्निक है जो प्रोग्रामर रियल टाइम में जो कोडिंग करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उससे पहले उसको बना सके। लेकिन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में ये है कि फ्लो चार्ट जो है उसी एल्गोरिदम जो सिंपल इंग्लिश स्टेप्स में लिखे जाते हैं उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जिसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। उसके अंदर फिर हम सिंबल्स और शेप्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फ्लो चार्ट को बना सकें। और फिर उसी फ्लो चार्ट्स में जो शेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसको आपस में कनेक्ट कर सकें, जिसकी वजह से निशानदही आसानी से की जा सकती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की और प्रोसेसिंग की। दैट्स व्हाई अ फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। एंड फ्लो चार्ट के जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इट इज रिटन इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टास्क। दूसरे टास्क में इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर फ्लो चार्ट इज़ यूज टू शो द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम इन इजी वे। ठीक है, एल्गोरिदम में जिस तरह हम सिंपल इंग्लिश स्टेप्स लिखते हैं उसको जो है और भी अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं फ्लो चार्ट के ज़रिए, क्योंकि उसके अंदर जो है हम शेप्स एंड जो है वो सिंबल्स यूज़ करते हैं ग्राफिकल मैनर में, जिसको और भी अच्छे तरीके से आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा जो है वो इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि फ्लो चार्ट एक तो ग्राफिकल मैनर में होता है जिसको एक प्रोग्रामर या यूज़र आसानी से समझ सकता है। थर्ड टास्क कि जब आप एक फ्लो चार्ट को बनाते हो तो एक तो प्रोग्रामर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो उस डिज़ाइन फेज का जो प्रॉब्लम है उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट
आसानी से किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कर सकें। जिस तरह एल्गोरिदम जो है वो प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, बिल्कुल इसी तरह फ्लो चार्ट जो डेवलप किया जाता है उसको भी आसानी से जो है वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में रियल टाइम कोडिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो है चौथा टास्क ये है कि जो फ्लो चार्ट आप डेवलप करते हो, बनाते हो, तो उससे एक तो ये है कि आप आसानी से जो है वो दूसरे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि एक तो वो ग्राफिकल मैनर में होते हैं, समझाना इजी होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हेल्पफुल होती है टू कम्युनिकेट टू द अदर पीपल्स। और लास्ट टास्क इज कि प्रोग्राम जो है आप आसानी से उसको रिव्यूड कर सकते हो, अगर किसी जगह गलती हो, कोई एरर डिटेक्ट हो जाए तो उसको आसानी से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम डिबग कहते हैं। वो फ्लो चार्ट में और भी ज़्यादा इजी हो जाता है एक प्रोग्रामर के लिए, ताकि उस एरर को जो है वो फाइंड किया जा सके और उस एरर को रिमूव किया जा सके। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तीसरा टास्क जो है वो गाइडलाइंस और स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, यानी कौन से रूल्स और गाइडलाइंस चाहिए जब आप एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करोगे। तो उसमें सबसे पहले जो है वो इनपुट टू द फ्लो चार्ट, यानी क्या इनपुट रिक्वायर्ड होगी जिसके मुताबिक मैं वो वैल्यू यूज़र से गेट करूँगा और उसके मुताबिक प्रोसेसिंग करके उसका नतीजा निकाला जाएगा। इसलिए डेवलपर must know what exactly the input to the flowchart is. Means it determine the input which is given in the problem statement. ठीक है, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो आपको दिया गया होगा उसी के मुताबिक आपने वो इनपुट लेना होगा। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैलकुलेट किया जाए, तो उसमें जो है वो सेल्सियस चूंकि आपने फाइंड करना है तो फ़ारेनहाइट को हम एज अ इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए आप जो है जस्ट राइट इनपुट एंड देन मैं फ़ारेनहाइट को एज अ इनपुट लेने के लिए मैं उसको एक नाम रख दूंगा विच इज़ जस्ट एफ। मैं उस एफ रिप्रेजेंटेशन फ़ारेनहाइट, तो मैं एफ की जो वैल्यू होगी वो एज अ इनपुट ली जाएगी, जो यूज़र से ली जाएगी, ताकि उसके मुताबिक प्रोसेसिंग कर सके। दूसरा टास्क जो है वो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। प्रोसेसिंग में डेवलपर क्या करता है कि वो देखता है कि कौन सी कैलकुलेशन जो है उस पर परफॉर्म की जाएंगी, या कौन सी कैलकुलेशन जो हैं फार्मूले अप्लाई किए जाएंगे जिसके मुताबिक उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो द फार्मूला अप्लाइड टू कैलकुलेट द टास्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ताकि उससे हम एक रिक्वायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकें। तो चाहे वो कैलकुलेशन मेथड सिंपल हो, जैसे मैं लिखता हूँ k इज इक्वल टू k+2, मैं जस्ट उस एक वेरिएबल में क्या करता हूँ, 2 के साथ इंक्रीमेंट करके वैल्यू को ऐड करके फिर उस वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। सो दिस इज आल्सो द प्रोसेसिंग टास्क, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद की जो वैल्यू राइट साइड पे होती है वो सबसे पहले कैलकुलेट करेगा, ठीक है, ऑपरेट करेगा, उससे जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू को फिर के में स्टोर कर देगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर मैं सेल्सियस लेता हूँ कि सेल्सियस को फाइंड करना है टेम्परेचर, तो मैं क्या करूँगा, C इज इक्वल टू 5/9, फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंटेशन 5/9 F-32, F-32 जो आपने F यूज़र से इनपुट लिया होगा, मैं सिंपल उसको जो है वो एज अ फार्मूला रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो वो फार्मूला जो है वो की जो वैल्यू होगी वो आके सी में स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट आप आसानी से फिर कैलकुलेट कर सकोगे। तीसरा टास्क जो है वो डिसीजन टू बी टेकन। अब डिसीजन कौन सा लेना है, तो ये प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि इस पे कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो अगर सीक्वेंशियल होगा तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, तो मीन्स वो सारे के सारे स्टेप्स सीक्वेंस में जो है वो परफॉर्म करेगा, हर टास्क को सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर वो रिपीटिशन का टास्क होगा तो रिपीटिशन में ये होता है कि ईच एंड एवरी जो स्टेटमेंट होगा उसको आप एक से ज़्यादा टाइम रिपीट करना चाहते हैं तो उसको हम लूप कहते हैं। तो जब उसको मैनी टाइम रिपीट किया जाएगा तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को रिपीटिशन कहा जाएगा, ठीक है। जैसे हमने अब एल्गोरिदम में प्रैक्टिस की थी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर, कि आप जो है वो एक 1 से लेके 10 तक जो है एक टेबल को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए उसमें 7 हमने लिया था तो 7 10 टाइम रिपीट हुआ था, तो उसके लिए फिर रिपीटिशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। सिलेक्शन जो है वो एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी यूज हुई। अगर आप कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन बी, तो देखें ये कंडीशन है,
तो दिस इज बेस्ड, द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू की तरफ आएगा स्टेटमेंट की तरफ, अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो वो फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ आके उस स्टेटमेंट को रन करेगा। तो इस टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर को सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये प्रोग्रामर डिसाइड करते हैं कि उस प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वो कौन से टाइप के स्ट्रक्चर से जो है वो सॉल्व हो सकती है। और द लास्ट वन, कि जब आपके सारे के सारे टास्क जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएं, यानी इनपुट जो यूज़र से ली है उसके बाद प्रोसेसिंग हुई है, तो उसके बाद आपको उसका नतीजा चाहिए होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको हम आउटपुट से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कि मैं उस वैल्यू को या उस मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ ताकि मैं आसानी से जो है वो उस वैल्यू को डिस्प्ले कर सकूँ। तो प्रिंट फॉर एग्जांपल सम, या जो मैंने सी कैलकुलेट किए सेल्सियस, आप जस्ट सी को कॉल कर लें, ठीक है। तो वो सम अगर होगा तो सम कॉल कर ले, अगर सम नहीं है सिर्फ सी टेम्परेचर सेल्सियस फाइंड करना है तो प्रिंट सी लिख ले। तो उसके मुताबिक जो है, तो इसके ज़रिए आप आसानी से किसी भी टास्क को आउटपुट जो है वो देख सकते हो। तो दीज आर द गाइडलाइंस और स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट जो है। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। Number 4 task is flow chart symbols. Very important from paper point of view. आपने एक फ्लो चार्ट को जब बनाना होगा तो उसके लिए कौन कौन से शेप्स और सिंबल इस्तेमाल करने होंगे उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, उसमें सबसे पहले देखें सिंबल में जो ड्रॉ करने हैं फ्लो चार्ट में, उसमें ये एरो जो है इसको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। तो सिंबल को कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइन यूज़ की जाती हैं। means it is used to represent the direction of flow chart. फ्लो चार्ट की डायरेक्शन बताने के लिए हमें फ्लो लाइंस यूज करनी होती हैं। दूसरा जो है ये सेकंड वन इज बेसिकली द टर्मिनल, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। टर्मिनल सिंबल्स जो हैं इसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज मोस्टली द ओवल शेप, द एलिप्स शेप और द राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप, तीनों मुख्तलिफ आप जो नाम उसको रिप्रेजेंट करें। मोस्टली आपकी बुक में राउंडेड जो है, बुक में राउंडेड रेक्टेंगल शेप जो है वो मेंशन किया हुआ है, बल्कि इसको ओवल शेप भी कहा जा सकता है और आपके एलिप्स शेप्स भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये स्टार्ट एंड स्टॉप एंड ऑफ द फ्लो चार्ट के लिए यूज करते हैं। हम उसके अंदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ स्टार्ट। तो देखिए स्टार्ट को हमने क्या करना होगा, इस जब आप फ्लो चार्ट को बनाओगे तो वो यहाँ पर आपने स्टार्ट लिखना होगा। तो द वर्ड स्टार्ट और स्टॉप इज यूज इन दिस सिंबल विच रिप्रेजेंट। और फ्लो चार्ट का स्टार्ट एक होगा लेकिन एक से ज्यादा जो है वो उसके एंड हो सकते हैं। तो ये जो है वो टर्मिनल सिंबल है जो जब आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट करोगे और जब आप अपने फ्लो चार्ट को टर्मिनेट यानी एंड करोगे तो उसके लिए आपको ये ओवल या राउंडेड रेक्टेंगल शेप यूज करना होगा। तीसरा टास्क जो है वो इनपुट और आउटपुट सिंबल है, ठीक है। इनपुट आउटपुट सिंबल जो है ये पैरेललोग्राम सिंबल भी इसको कहा जाता है। इनपुट सिंबल यूज किए जाते हैं जब आप यूजर से वैल्यू जो है वो लोगे, ठीक है। यानी इनपुट तब इस्तेमाल होगा जब यूजर से वैल्यू ली जाएगी, और आउटपुट जो है ये क्या करेगा, उसी वैल्यू को जो यूजर से ली है उसी को स्क्रीन पे जो है वो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, या कोई मैसेज डिस्प्ले होगा या कोई वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इनपुट को, तो हम लिखेंगे इनपुट और यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल में ले रहा ए कामा बी। तो देखें दो वैल्यूज जो हैं ये दोनों वेरिएबल्स में स्टोर होंगी, ये यूजर से ली जाएंगी। तो जब यूजर से ली जाएंगी वो वैल्यूज इधर आके स्टोर हो जाएंगी और वो इनपुट वो वैल्यू उससे गेट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह जब डिस्प्ले करोगे तो आउटपुट के लिए भी यही शेप होगा, इनपुट के लिए भी यही पैरेललोग्राम शेप होगा। अब आउटपुट में अगर मैं यूज करता हूं तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल प्रिंट। तो प्रिंट इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो आप प्रिंट लिखोगे और फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं सम, तो ये क्या करेगा, सम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये आप मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे दी। तो प्रिंट सम, तो प्रिंट सम क्या करेगा, सम के जो रिजल्ट आएगा वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। और इसी तरह इनपुट, तो याद रखिए इनपुट
और आउटपुट के जो टास्क होंगे उसके लिए आपको ये पैरेललोग्राम शेप जो है वो इस्तेमाल करना होगा। Number 4 is basically called processing task. Processing is important. Processing means calculation. जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, कोई फार्मूला लगाओगे या आप सिंपल जो है किसी असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे, तो उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होगा प्रोसेसिंग, उसको हम रेक्टेंगल सिंबल कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ना k इज इक्वल टू 2। अब ये एक सिंपल टास्क है, यानी आपने क्या किया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल यूज किया, उससे राइट साइड पे आपने 2 इस्तेमाल किया, उस 2 की वैल्यू को k में स्टोर कर देगा। दिस जब आप डायरेक्टली स्टार्ट में कोई वैल्यू असाइन करते हो तो याद रखिए उसको हम प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करेंगे, ना कि इनपुट में। इनपुट तब इस्तेमाल होगा सिंबल जब आप यूजर से वैल्यू गेट करोगे। तो प्रोसेसिंग क्या करेगा, वो वैल्यू असाइनमेंट हो चाहे कोई कैलकुलेशन फार्मूला हो, जिससे पहले हमने c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 फार्मूला लिखा, तो इस तरह के जो फार्मूला होंगे या असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल एक वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, तो उसके लिए प्रोसेसिंग सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उस टास्क को एग्जीक्यूट किया जा सके। चौथा टास्क इज डिसीजन। डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। डिसीजन जो है, मैंने आपको अभी भी इससे पहले गाइडलाइन में बताया कि 3 तरीकों से डिसीजन लिया जाता है, सिलेक्शन, आपके सीक्वेंशियल एंड थर्ड वन रिपीटिशन। तो ये जो डायमंड शेप होता है, इसलिए डिसीजन को हम डायमंड शेप कहते हैं। एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है, इसको जहन में रखें। डायमंड शेप में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कैसे होगी, जैसे मैं लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन होगी। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी, उस कंडीशन को जो है हम क्या करेंगे, उस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे डायमंड शेप में। तो याद रखिए डायमंड शेप तब इस्तेमाल होता है जब फ्लो लाइन 2 तरीके से हो, यानी अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपका ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो 2 फ्लो लाइंस, एक यस के लिए एक नो के लिए। यस इज बेसिकली रिप्रेजेंट द ट्रू एंड नो रिप्रेजेंट द फॉल्स। डिसीजन के बाद जो है एक और सिंबल इस्तेमाल होते हैं जिसको हम कनेक्टर सिंबल कहते हैं। अब कनेक्टर 2 किस्म के हैं, एक को ऑफ पेज कहा जाता है, दूसरे को ऑन पेज कहा जाता है। ऑन पेज कनेक्टर कौन सा होता है, जिसमें हम अल्टरनेटिव फ्लो लाइन को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब 2 मुख्तलिफ फ्लो लाइंस जो हैं वो 2 मुख्तलिफ जगह से आए, ठीक है, ऐसे और इस तरह जो है वो फ्लो लाइन आ जाए, तो 2 मुख्तलिफ फ्लो लाइन को जब आपस में ज्वाइन करोगे तो उसके दरमियान एक कनेक्टर यूज करना होगा, तो इसको हम ऑन पेज कनेक्टर कहते हैं। ऑफ पेज कनेक्टर वो होता है कि जब आप दूसरे पोर्शन में डिफरेंट पेज पे चला जाए और उस पेज डिफरेंट पेज को आपस में कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए जो कनेक्टर इस्तेमाल होगा उसको ऑफ पेज कनेक्टर कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ सिंबल्स जो हैं, याद रखें ये फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होते हैं ताकि हम एक प्रॉब्लम को आसानी से डेवलप करके उसको जो है वो सॉल्व कर सकें। तो ये फ्लो लाइंस के मुख्तलिफ सिंबल्स आपने याद भी करने हैं और जहन में भी रखने हैं कि जब आप फ्लो चार्ट को बनाएं तो कौन सा टास्क जो है वो किस सिंबल के लिए रिप्रेजेंट होगा, ताकि हम इजीली उसको बना सकें। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। फिफ्थ टास्क जो है, यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी एक छोटे से टास्क को हम लेते हैं, प्रॉब्लम को, जिससे हम फ्लो चार्ट को जो है वो डेवलप कर सकें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है, कैलकुलेट एडिशन और सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी मैंने 2 नंबर्स का सिंपल सम फाइंड करना है या उसको ऐड करना है। तो उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, मुख्तलिफ शेप किस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे, तो वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट सिंबल आपने जो है ओवल शेप या राउंडेड रेक्टेंगल शेप में उसको ड्रॉ करना है, और जो उसके इनसाइड होगा वो आपने एक वर्ड स्टार्ट यूज जो है वो लिखना है, ताकि हम आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद जो है वो एरो लाइन, फ्लो लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन बतानी है, तो जिस तरफ डायरेक्शन होगी उसका एरो जो है उस तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपने फिर पैरेललोग्राम शेप में जो है इनपुट्स की वैल्यू लेनी है, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पैरेललोग्राम शेप। उस पैरेललोग्राम शेप में मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक a और एक b। a की वैल्यू मैं यूजर से लूंगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने वो वैल्यू ले ली 10, b की वैल्यू मैंने ले ली फॉर एग्जांपल 20।
तो 10 जो है वो आके ए में स्टोर हो जाएगा और जो बी की वैल्यू होगी 20 जो वैल्यू होगी वो बी में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जब इनपुट की वैल्यू आप गेट करोगे उसके बाद आपने डायरेक्शन बता के जो है वो कैलकुलेशन करने, यानी यहाँ पर एडिशन है तो मीन्स मैंने उसके लिए एक नाम रखा विच इज सम, तो मैं सम का एक नाम जो है वो रख लूंगा। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी इस्तेमाल होगा तो मीन्स दैट इज यूज फॉर द यूज अ रेक्टेंगल शेप, क्योंकि वहाँ पहले से वैल्यू या कैलकुलेट हो रही है या पहले से आप वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हो। तो चूंकि यहाँ एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है, ए और बी को आपने ऐड किया हुआ है, तो इसको एक्सप्रेशन कहते हैं कि जब दो ऑपरेंड जब किसी ऑपरेटर से जो है वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, टू ऑपरेंड्स जब दो ऑपरेंड जो हैं वो किसी भी ऑपरेटर से कंबाइन हो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले ऑपरेट किया जाएगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो आके सम में स्टोर होगा, यानी 10 की वैल्यू आके ए में स्टोर हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 जो है वो बी में स्टोर हो जाएगी, तो रिजल्ट आपका जो है वो 30 कैलकुलेट कर लेगा। वो 30 की जो वैल्यू होगी वो आके इस सम में स्टोर कर देगा ताकि वो कैलकुलेट कर सके। कैलकुलेशन के बाद जब वो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आपने सिंपल उस वैल्यू को क्या करना है, उस वेरिएबल को कॉल कर देना है, तो वो वैल्यू आके 30 सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। सो दीज आर द डिफरेंट शेप विच इज यूज। देखिए इनपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम शेप यूज किया, आउटपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम शेप को यूज किया, जहां पर कैलकुलेशन थी वहां रेक्टेंगल शेप यूज हुआ, और जहां पर आपने स्टार्ट और स्टॉप, जिस तरह आखिरी टास्क जब ये कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल उस टास्क को स्टॉप करेंगे ताकि वो रिजल्ट जो है वो फ्लो चार्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बना सके। सो ये सारा का सारा टास्क जो है इसमें कौन कौन से शेप इस्तेमाल होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको मुख्तलिफ सिम्बल्स ड्रॉ करके फ्लो चार्ट जो है वो डेवलप करना होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए रिव्यू टास्क की तरफ चलते हैं। आज के जो रिव्यू टास्क था जो लेक्चर में हमने डिस्कशन की उसमें सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट की डेफिनीशन को डिस्कस किया कि फ्लो चार्ट क्या है। फिर उसके बाद जो है हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट पढ़े जिसमें हमने मुख्तलिफ जो हैं वो पॉइंट्स डिस्कस किए। और तीसरे टास्क पे जो है हमने गाइडलाइंस को डिस्कस किया कि रूल्स या स्टेप्स जो हैं वो जब आप एक फ्लो चार्ट को ड्रा करोगे उसके लिए कौन कौन से हैं तो वो डिस्कस किए। उसके बाद डिटेल में जो है फ्लो चार्ट के सिंबल्स को डिस्कस किया कि फ्लो चार्ट सिंबल्स जो हैं हर सिंबल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है उसको हमने डिटेल से वन बाय वन डिस्कस किया विद एग्जांपल। उसके बाद जो लास्ट टास्क था फिफ्थ टास्क उसमें हमने एक छोटी सी एग्जांपल फ्लो चार्ट की ली ताकि फ्लो चार्ट जो है वो कैसे डेवलप किया जाता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो टास्क आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है मुझे कि आपको जो है ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगले टास्क के लिए जो है वो इंशाल्लाह हम डिटेल में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में जो है वो फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि और भी अच्छी तरीके से आप फ्लो चार्ट को जो है वो इजीली डेवलप कर सको, इजीली बना सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।